हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2020 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया 1191, 1197, कह रहे हैं 1194, 1192। तो आप लोग ध्यान रखें 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1194 में एक युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, जयचंद, कन्नौज का शासक था जयचंद और गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था 1191। और देखो तराइन में दो युद्ध हुए थे, एक 1191, दूसरा 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, कह रहे इल्तुतमिश, बलबन, कह रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो आप लोग ध्यान रखें कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाएगा, गुलाम वंश का, ठीक है, प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान का मतलब ये हुआ गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। आप लोग ध्यान रखें, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, क्लियर नहीं, गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो आपकी मस्जिद बनवाई थी, क़ुव्वतुल-इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है, कह रहे हैं कि राइन, मिसिसिपी, नील, हंगो। तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, कह रहे हैं पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा, स्टोम्बोली। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टोम्बोली। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, कह रहे अनुच्छेद 19 से 22, कह रहे अनुच्छेद 14 से 18, कह रहे अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18। तो आपका आंसर हो जाए अनुच्छेद 14 से 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो आपका ऑप्शन दिया है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, कह रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कह रहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो आपका आंसर हो जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि बैंक ड्राफ्ट है, कह रहे शाख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, कह रहे प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा, कह रहे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो आपका आंसर हो जाए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कह रहे कब आक्रमण किया था, कह रहे 1020 से 21, कह रहे 1023 से 24, कह रहे 1022 से 23, कह रहे 1025 से 26। तो आपका आंसर हो जाए 1025 से 26। और देखो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे ग्रांड ट्रंक रोड, यहाँ पे रोड होगा। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, कह रहे कि अकबर, शेरशाह सूरी, शेख अफगान, कह रहे नादिर शाह। तो आपका आंसर हो जाए शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी सूरी वंश का शासक था। आप लोग ध्यान रखना। और सूरी वंश की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है, क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। और पिछला जो पेपर था 2019 में, उसमें आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, कह रहे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाए नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे अधिक है 78%। ठीक है, और उसके बाद 21% कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, कह रहे रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, कह रहे संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट। तो आपका आंसर हो जाए ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ना आपका रूपांतरित चट्टान, या देखो रूपांतरित को कायांतरित भी बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाए ग्रेनाइट जो है ना वो रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये आपकी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कह रहे दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। तो आपका आंसर हो जाएगा दौलताबाद।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अश्व अक्षांश से संबंधित है, कह रहे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे गल्फ स्ट्रीम है, कह रहे खाड़ी में एक नदी, कह रहे महासागरीय धारा, कह रहे कि जे स्ट्रीम का दूसरा नाम कह रहे ध्रुवीय धारा, तो आपका आंसर हो जाएगा महासागरीय धारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, तो आप उदाहरण कहें बृहद्रथ था। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवगढ़। ठीक है, दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तुगलक वंश का संस्थापक है, तो आप उदाहरण कहें गयासुद्दीन तुगलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप उदाहरण कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, और कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप उदाहरण चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित या कायांतरित बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उदाहरण 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी देखो पीछे चट्टान पूछा था और यहाँ पे सेल कह रहे हैं, तो आप उधर कहें सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय सेल, अपसादी सेल, रूपांतरित सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूर्य ताप क्या है, तो आप उधर कहें लघु तरंगों के रूप में कह रहे पृथ्वी की ओर आने वाला सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है। कह रहे कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले कह रहे कि सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। कह रहे विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको उदाहरण विजयनगर साम्राज्य कह रहे सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। कह रहे कि राजा पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी था, मतलब राजा कैसा था? निरंकुश, और कैसा था? स्वेच्छाकारी था। कह रहे कि राज्य प्रशासन को कह रहे कि सुविधापूर्वक संचालित करने के लिए साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। आप लोगों को पूछा भी गया था कि विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, जो आपका राज्य था वो कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि न्याय का प्रमुख स्रोत क्या था? देखो यहाँ पे न्याय का प्रमुख स्रोत, ठीक है, यहाँ पे राजा हो जाएगा। देखो न्याय का प्रमुख स्रोत क्या था? राजा था, मतलब राजा ही न्याय करता था। आप लोग देख कह रहे दंड विधान अत्यंत कठोर था, मतलब जो दंड था ना वो अत्यंत कठोर था। जैसे कोई चोरी करता है या कुछ भी करता है उसको कठोर सजा दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लोग देख नागरिकता जो है ना 5 से 11 अनुच्छेद तक है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है? 11 तक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान एक तो हो जाए अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा हो जाए जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्थायी पबने किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान ऐसी पबने जो कह रहे वर्ष वर्ष सदैव एक ही क्रम में कह रहे एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। कह रहे कि ऐसी पबने जो वर्ष भर कह रहे कि वर्ष वर्ष सदैव एक ही क्रम में एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, क्या कहलाती हैं? स्थायी पबने कहलाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आग्नेय शैल की विशेषताएं लिखिए, तो आप लोग देखें आग्नेय शैल का निर्माण कह रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा से हुआ है। देखो आग्नेय चट्टानें जो निर्मित हुई हैं वो किससे निर्मित हुई हैं? जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और लावा क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर क्या होता है? अत्यंत कठोर हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है आग्नेय शैल। आप लोग देखें आग्नेय शैल का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से होता है। कह रहे कि इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और कह रहे इन शैलों में कह रहे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और आपके जैसे उदाहरण दिए कौन कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, बेसाइल्ट, चूना पत्थर। ठीक है। ये क्या है? आग्नेय शैल के उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखें मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य होते हैं। देखो आपके पूरे 10 के 10 यहाँ पे नहीं दिए गए, आपसे देखो मौलिक कर्तव्य पूछ रहे हैं तो आप लोग बता दो कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। 1-2 लिख देना आप आराम से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो फर्स्ट आपने लिखा है कह रहे संविधान का पालन करना। ठीक है। हम लोगों का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना। कह रहे कि उसके आदेशों और कह रहे संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना हम लोगों का क्या है? एक मौलिक कर्तव्य कि हम लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा हम लोगों का कर्तव्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि देश की प्रतिरक्षा करना भी हमारा क्या हो गया? एक कर्तव्य हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का त्याग करना, ये भी क्या हो गया? आपका
मौलिक कर्तव्य या हम लोगों का मौलिक कर्तव्य। इस तरह से कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर कितने दे दिए गए? 4 दे दिए गए, ठीक है। और देखो सारे के सारे एग्जाम में लिखने भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है कि इतने लॉन्ग क्वेश्चन लिख सको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 जितने भी आपको याद हो 2 3 4 वो जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो ये पीछे क्लास में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मतलब पिछली क्लास मतलब आप लोगों के 2019 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो जो भी क्वेश्चन आपके दोबारा पूछे जाते हैं तो उनके आंसर सेम टू सेम रहते हैं, क्योंकि एक बार याद कर लो, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप सेम वही आंसर लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं तो भारत में औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि हेतु कह रहे सभी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कह रहे बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, बड़े स्तर पर उद्योगों को और मतलब उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। कह रहे इन उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्रों में करनी चाहिए, जिससे क्या वो बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार मिल सके। समझे, जो पिछली क्लास में था 19 के पेपर में था वही सेम टू सेम यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिन रात होने के कारण पर प्रकाश डालिए। मतलब दिन रात क्यों होता है इस पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग देखें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में कि दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन रात होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है, और जो पीछे रहता है वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, अब जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पे दिन रहता है, जो पीछे रहता है वहाँ पे क्या रहती है? रात रहती है, ठीक है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन रात होना भी बंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें अपक्षय क्या होता है? चट्टानों में टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो यहाँ पे डबल लिख लें, अपक्षय कहलाती है। ध्यान रखो, कह रहे कि चट्टान में टूटने फूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। कह रहे कि चट्टानों के विखंडित पदार्थ को, मतलब जो चट्टानें जैसे टूट गई हैं। अपक्षय मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे चट्टान टूट गई है, टूट के वहीं पे जैसे पास में गिर गई है, तो वो आपकी अपक्षय बोली जाती है। अब क्या होता है कि जैसे कोई चट्टान टूटी और उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो हवा के द्वारा जैसे उड़ा के या पानी के द्वारा बहा के एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है अपर्दन। आप लोग इधर कहें अपक्षय मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चट्टान है उसमें टूट फूट जो भी होती है वो आपका अपक्षय बोला जाता है। अपर्दन मतलब क्या होता है? जैसे चट्टानों के विखंडित पदार्थ को जल पवन हिम इत्यादि द्वारा कह रहे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। आप लोग देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? जैसे भू प्रॉपर्टी, मेंटल, कोर या क्रोड बोला जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? भू प्रॉपर्टी हो जाएगी। कह रहे भूपटल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं, या इसको क्रस्ट भी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखें क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग कह रहे हैं मेंटल। आप लोग ध्यान रखें कि भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत जो कह रहे हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। मतलब भू प्रॉपर्टी के नीचे वाली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कोर। कोर क्या होती है? पृथ्वी कह रहे कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। तो आप लोग देखें, देखो इस टाइप से आप लोगों को समझा चुका हूँ क्लास में। देखो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। इस टाइप से होती है, ठीक है। 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? कोर, और ये आपकी होती है मेंटल, ठीक है। और ये ऊपर वाली भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तो सबसे नीचे कौन सी परत होती है? कोर। बीच में कौन सी? क्रस्ट के या भू प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होती है 29 किलोमीटर की गहराई तक, और ऊपर वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं या भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था। देखो यहाँ पे आपका काल हो जाएगा, क्या था? स्वर्णिम काल था। यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था। कह रहे समुद्रगुप्त इस वंश का कह रहे सबसे प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। कह रहे कि इस काल में कह रहे आधारभूत शांति एवं सुव्यवस्था
कह रहे स्थापित हुई थी। जो गुप्त काल था उसमें क्या थी, शांति थी और क्या थी, सुव्यवस्था स्थापित हुई थी। कह रहे साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्व प्रगति हुई थी। मतलब साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुई थी, अपूर्व प्रगति हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को साहित्य, ठीक है, साहित्य का स्वर्ण काल भी बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखना, कहीं पूछा जाए साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। तो आपका आंसर दिया, कह रहे वायुमंडल गैसों, कह रहे जलवाष्प एवं धूल के कणों से मिलकर बना है। जो वायुमंडल किससे बना है, गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर बना है। कह रहे वायुमंडल में कह रहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, आपकी नाइट्रोजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन पाई जाती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन होती है, नाइट्रोजन होती है 78%, और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% पाई जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। आप लोग ध्यान रखें, किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर कह रहे हैं कि उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के कह रहे हैं कि अंदर कह रहे ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से क्या कर रहा है, मुद्रा की आपूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। मतलब क्या होता है कि जो जैसे हर एक देश का एक बैंक होता है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक क्या करता है, सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर देखो मुद्रा की पूर्ति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और ब्याज दरों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ताकि वस्तुओं के दामों में कह रहे बढ़ोतरी से बचा जा सके। मतलब क्या होता है कि जैसे अभी क्या है, बैंक क्या कर दे, कोई ब्याज दर ना ले, मतलब कोई ब्याज ना ले, ठीक है, और लोन देने लगे, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। लोन लेंगे क्या होंगे, क्या करेंगे, वस्तुएं खरीदें। ठीक है, कोई गाड़ी निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा लोन लेके, क्योंकि ब्याज लगना नहीं है, जितना पैसा लेना उतना ही देना है। ठीक है, अगर ब्याज नहीं लगेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लगे, फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अब जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है, तो क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक उस वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं। समझाया, तो ये पूरी प्रोसेस को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, भारत की मुद्रा नीति के तहत। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी रिजर्व बैंक होता है वो क्या करता है, ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है। अगर ब्याज की दरों को नियंत्रित रखेगा तो क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति और पूर्ति को नियमित और ये भी नियंत्रित करता है। तो उससे क्या होता है कि जो वस्तुओं के दाम होते हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। समझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग देखें, तैमूर, जो तैमूर लंग था उसी को मंगोल बोला जाता था। आप लोग देखें, तैमूर ने क्या किया था, 1398 ईस्वी में कह रहे हैं कि जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय कह रहे हैं भारत में अराजकता फैली हुई थी। कह रहे तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य कह रहे यहाँ की धन संपदा को लूटना था। जो तैमूर ने जो आक्रमण किया था उसका मेन मकसद क्या था कि यहाँ पे भारत में जो भी पैसा है, ठीक है, जो भी धन है उसको लूटना था। नेक्स्ट कह रहे आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ था, कह रहे कि तैमूर के आक्रमण का कह रहे व्यापार पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और कह रहे यहाँ की समस्त उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई, कह रहे जिसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था कह रहे चरमराने लगी थी। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, कह रहे कि मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2020 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।